हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन और मैं हूं आपका एजुकेटर जाकिर हुसैन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का पैटर्न बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था उसका लेक्चर नंबर 5 का डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले ये जो हमारे पास लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा। हमने लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अबाउट द लिपिड। हमने लिपिड पे डिटेली डिस्कस किया था। हमने पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और उसके अलावा लिपिड को कवर किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आज की क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या है और हम न्यूक्लिक एसिड किसे कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लिक और एसिड यानी कि ये जो वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर बात करें न्यूक्लियस की, यानी कि वो न्यूक्लियस, न्यूक्लिक यानी मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, और उसके बाद बात करें एसिड, यानी कि ये एसिड तो एसिड ही रहता है, यानी कि वो एसिड्स जो हमारे न्यूक्लियस में मौजूद हो हम उसे न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं। सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें कि हमारे पास वो कौन सी साइंटिस्ट ने हमें डिस्कवरी की थी और उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो था फ्रेडरिक मिस्टर, फ्रेंड फ्रेडरिक मिस्टर, यानी कि फ्रेडरिक मिस्टर इज अ साइंटिस्ट who gives information about the nucleic acid mister। ओके, ये हमारे पास था 1869 में। इसने हमें ये बताया था। इसने बेसिकली इसकी जो स्टोरी है वो इस तरीके से बताई जाती है कि इसने एक पस सेल्स उठाया था। क्या उठाया था? पस सेल्स। ये हमारे पास जो उसने उठाया पस सेल्स था, उस पस सेल्स में बेसिकली इसने क्या किया, ये उस पस सेल्स से जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो इसे एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मिला जो कि दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट था। तो फिर उसने सबसे पहले उसने क्या किया, उसको जो नाम दे दिया था, पहले न्यूक्लियन का नाम दे दिया। इसका नाम दिया पहले पहले जो इसका नाम था न्यूक्लियन का, न्यूक्लियन। तो फिर ये इसके पास न्यूक्लियंस पढ़ा और उसके बाद इसने फिर उसमें से डिस्कवरी की और उस पर से वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने वर्क किया तो उसे एक प्रॉपर्टीज नजर आई, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। तो फिर इसने क्या किया, वो जो स्ट्रक्चर थी उसे उसने थोड़ा सा तब्दील किया और उसको जो नाम दिया वो न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दे दिया। तो फिर ये जो नाम पड़ा वो फिर बाद में न्यूक्लिक एसिड्स का नाम पड़ा, न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये यानी कि पहले हमारे पास क्या था, पहले न्यूक्लियन था। न्यूक्लियन के बाद उसने जो नाम उठाया वो हमारे पास जो डिफरेंस नाम दे दिया, उस वजह से हमारे पास के उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। अब बेसिकली हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अब सबसे पहले समझें कि पॉलीमर्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स आपस में लॉन्ग चेन बना लेते हैं, फिर हमारे पास वो जो पॉलीमर्स बन जाता है। अब ऐसे समझो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है। ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, इतनी तादाद, बहुत सारी तादाद में हमारे पास जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, यहाँ हमारे पास पॉलीमर्स बन जाता है। अब बेसिकली ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बना के हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। इट मीन दैट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है और वो पॉलीमर्स होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। अगर बात करें इनकी तो हमारे पास वो जो है पॉलीमर्स होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। इसका ये देखिए, अब न्यूक्लियोटाइड्स है क्या? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हम जो कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलीमर्स है न्यूक्लिक एसिड्स का, तो वो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड है क्या? अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास तीन चीज़ों का बना हुआ होता है। सबसे पहले यहीं पे देखें हमारे फास्फेट्स होता है और इसके अलावा सेकंड वन हमारे पास जो होता है वो पेंटोस शुगर्स होता है। और तो जो तीसरी चीज़ इसमें शामिल होती है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। तो उस सबसे पहले से समझते हैं। हमने कहा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। अब बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि पॉलीमर्स है, ये एक लॉन्ग चेन बनाना है। दिस लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज पॉलीमर। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे पास, वो तो एक तो फॉस्फेट से बना होगा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस। इट मीन देयर थ्री थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास ये जो तीन चीजें होती हैं बेसिकली वही हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन से काम आती हैं। इन्हीं से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। अगर बात करें हमारे पास जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर जो हमारे पास इट्स आल्सो शुगर, यानी कि हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इसकी शेप्स की बात करें तो यानी कि ये हमारे पास शेप्स इस तरीके से आ जाती है। यहीं पे इसका ऑक्सीजन होता है और इसके अलावा
हमारे पास ये जो है इस तरीके से शेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसका एक कार्बन जिंक होता है, 2, 3, 4 और 5 जो कार्बन होता है वो भारी होता है, यानी कि ये 5 कार्बन पेंटोस शुगर, याद रखेंगे 5 कार्बन होता है पेंटोस शुगर, यानी कि 5 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर्स होती है। यहीं पे हमारे पास इससे जो अटैच होता है वो उसमें से ये पेंटोस शुगर की सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर बात करें नाइट्रोजनस बेसिस, यहीं पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं, यानी कि पेंटोस शुगर के साथ हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हैं। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड्स। आप लोगों ने सुना होगा काफी तौर पे ये जो डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड द न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो सबसे पहले याद रखेंगे एक है न्यूक्लियोटाइड्स। Nucleotides is a polymer of nucleic acid, and then we want to talk about the nucleosides. The nucleoside is a composition or the of the pentose and the nitrogenous bases. यानी कि वो हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेसिस और हमारे पास जो दूसरी चीज है पेंटोस शुगर का बना हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पेंटोस शुगर और प्लस उसमें हमारे पास जो है नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हो जाए तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स बन जाता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स कॉम्बिनेशंस ऑफ पेंटोस शुगर एंड देन नाइट्रोजनस बेसिस। और न्यूक्लियोटाइड्स इन 3 का बना हुआ है, जिसमें से फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस शामिल होते हैं। तो अगर बात करें इनकी, तो हमारे पास अभी डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली ये पेंटोस शुगर, सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाई पेंटोस शुगर की। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें से कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होगा, एडिनाइन हो गया, थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, गुआनिन हो गया, इसमें से कोई ना कोई इन नाइट्रोजनस बेसिस में से एक नाइट्रोजनस बेसिस इस पे अटैच होगा। यानी कि इसमें से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें एक तो नाइट्रोजनस बेसिस होगा और इसके अलावा फास्फेट्स भी शामिल होगा। अब यहीं पे फास्फेट, यानी कि ये जो 5 कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो 5 कार्बन है यहीं पे हमारे पास PO4 यानी कि फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब दिस कंपाउंड इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि अब ये जो चीज हमारे पास बनी है इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये न्यूक्लियोटाइड्स मुकम्मल हो गया। अब देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फॉस्फेट, जो हमारे पास फास्फेट है, फास्फेट्स ये कंबाइन पेंटोस शुगर्स और नाइट्रोजन बेसिस, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। अगर बात करें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, याद रखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि हमने फर्दर नाइट्रोजनस बेसिस को डिवाइडेड किया हुआ है। और अगर बात करें हमारे पास जो फर्स्ट वन है pyrimidine होता है और द सेकंड वन होता है प्यूराइन होता है। अब pyrimidine हमारे पास कौन कौन से उसमें से नाइट्रोजनस बेसिस आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है साइटोसिन है, साइटोसिन जिसे हम C से शो करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास थायमीन है, सेकंड वन इज थायमीन जिसे हम P से शो करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास थर्ड वन इज यूरासिल जिसे हम U से शो करते हैं। ये हमारे पास पैरामाइडिन्स, यानी कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन का सेकंड ग्रुप है जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की है उसमें से फर्स्ट है पैरामाइडिन्स, जिसमें हमारे पास साइटोसिन और इसके अलावा थायमीन और यूरासिल शामिल होंगे। और अगर प्यूराइन की बात करें तो प्यूराइन हमारे पास एडिनाइन जिसे हम ए से शो करते हैं, और हमारे पास गुआनाइन जिसे हम जी से शो करते हैं, ये शामिल होते हैं। ये हमारे पास अगर इनकी बात करें तो हमारे पास ये जो है ये सिंगल रिंग कंटेन करते हैं। बेसिकली इनमें से क्या होती है, सिंगल रिंग होती है। क्या, सिंगल रिंग। अब इनमें से जो है ये हमारे पास जो है साइटोसिन है, थायमीन है, यूरासिल है, इनमें सिंगल रिंग होगी। और इसके हमारे पास प्यूराइन है, प्यूराइन में याद रखेंगे हमारे पास डबल रिंग होगी। अब ये सिंगल और डबल रिंग क्या है थोड़ा सा इसे समझते। सबसे पहले देखो कि हमारे पास कोई ना कोई जो भी हमारे पास चीज होती है उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। सिंपल ही नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है। अब फिलहाल आप ये समझें कि हमारे पास सिंगल और डबल रिंग क्या है, ये आप अपर क्लासेस में सीखेंगे कि उनमें से कौन सी शेप और किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हमारे पास जो है ये पैरामाइडिन्स जो हमारे पास है वो कह रहे हैं कि सिंगल रिंग का होता है। देखो सबसे पहले अगर बात करें इसकी तो ये हमारे पास एक रिंग होगी और यहीं पे हमारे पास एक ही रिंग होगी। अब ये पिरामिडिन्स जो भी है, साइटोसिन है, थायमीन है, यूरासिल है, इन सब में से एक ही रिंग होगी लाइक दिस। ओके, अगर इसकी बात करें हमारे पास प्यूराइन जो है, प्यूराइन में बेसिकली हमारे पास डबल रिंग्स होती हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ये जो है रिंग और उसके साथ ये दूसरी रिंग्स भी अटैच होगी।
यानी कि ये जो हमारे पास होते हैं डबल रिंग्स होते हैं। अब बेसिकली ये जो हमारे पास प्यूराइन है वो डबल रिंग हो गया। अब लाइक दिस ये हमारे पास डबल रिंग में होंगे और ये जो पेरिमिडिन है वो हमारे पास सिंगल रिंग में होंगे। अब बेसिकली ये तो था इसका न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि हमारे पास ये जो है किस तरीके से बना हुआ है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कभी कभी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है अपने सेल्स के अंदर। अब अगर बात करें उनकी तो हमारे पास वो जो होते हैं इनके जो टाइप्स होते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसके अलावा हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड्स डाइन्यूक्लियोटाइड्स ओके। और इसके अलावा हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो एक न्यूक्लियोटाइड बना है लाइक दिस, एक न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है अपने सेल्स में। यानी कि कोई एनिमल्स का सेल है या कोई भी सेल है उसमें से ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, याद रखेंगे। इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास एग्जांपल है वो होती है एटीपी और ADP is an example of mononucleotide। अब बेसिकली मोनोन्यूक्लियोटाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियोटाइड। जब हम कह रहे हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड फिर हमारे पास उसका मकसद क्या हो रहा है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड है क्या। मोनोन्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोटाइड व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एग्जांपल्स जो होते हैं वो हमारे पास एटीपी होते हैं और ADP होते हैं। यानी कि एटीपी एंड ADP आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब बेसिकली बात करें अगर हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड्स कभी कभी क्या करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं क्या न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोविलेंट बॉन्ड हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड है उसने दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें से कोविलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए। द कंपाउंड जो हमारे पास बनता है हम उसे हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। कंपाउंड इज नोन एज डाइन्यूक्लियोटाइड। हमारे पास जो वो बनता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड से कोविलेंटली बॉन्ड बना रहा है तो फिर हम उससे जो कंपाउंड बनेगा उसे डाइन्यूक्लियोटाइड्स का नाम देंगे। ओके, तो फिर इसका जो वेल नोन एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड होता है वो हमारे पास NADH होता है। NAD सिंपली कह सकते हैं NAD। ओके, NAD बेसिकली क्या होता है हमारे पास को एंजाइम्स के तौर पे काम करता है। कैरी यानी कि वो कैरी करता है दो इलेक्ट्रॉन्स दो हमारे पास प्रोटॉन्स कैरी करता है। इसकी और अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास NAD में FADH हो जाता है, NADH2 हो जाता है, FADH2 हम लेते हैं FADH2 और इसके अलावा NADH2 होता है NADH2। अब ये बेसिकली हो क्या रहे हैं, ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो डाइन्यूक्लियोटाइड्स में आ रहे हैं NAD के तौर पे। ओके, अब बात करें हमारे पास थर्ड वन टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास मौजूद होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इकट्ठे हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स में शामिल होकर हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले सपोज करें ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये तो हमारे पास फोर्थ न्यूक्लियोटाइड और 5 न्यूक्लियोटाइड्स और फिर इतने ही हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे से कंबाइन हो रहे हैं। अब दिस कंपाउंड इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये हमारे पास क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो हमारे पास DNA एंड RNA आ जाते हैं। यानी कि DNA एंड RNA आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये हमारे पास था न्यूक्लियोटाइड। अगर बात करें हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसके कितने टाइप्स होते हैं, याद रखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। हमने उसके न्यूक्लिक एसिड को दो टाइप्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो आज हम एक न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में सीखेंगे। हमने न्यूक्लिक एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है सबसे पहले तो। अगर बात करें हमारे पास DNA एंड RNA है क्या, आज के लेक्चर्स में हम DNA के बारे में जानेंगे और इसके अलावा RNA के लिए हम एक अलग सा लेक्चर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास जो DNA है DNA, व्हाट इज DNA? The full form of the DNA is deoxyribonucleic acid. What? Deoxyribonucleic acid. Nucleic acid. यानी कि हमारे पास deoxyribonucleic acid यानी कि वो राइबोस है पर वो ऑक्साइड फॉर्म में है। यानी कि उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है।
अगर बात करें इसकी केमिकल फार्मूला ऑफ द डीएनए की, तो हमारे पास C5H10O4 हो जाता है। अब बात करें हमारे पास ये केमिकल फार्मूला किस तरीके से आ रहा है। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ये इसमें से फास्फेट ग्रुप होता है। हमारे पास पेंटोज जो शुगर्स होती है, और उसके अलावा इस पेंटोज शुगर्स में हमारे पास वही जो चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास वही शामिल होती है। और इस मामले में हमारे पास ऑक्सीजन एक रिमूव हो रही है। अगर बात करें हमारे पास आरएनए की, तो आरएनए का जो फार्मूला बन जाता है वो कहते हैं कि C5H10O5, यानी कि C5H10O5 is the chemical formula of RNA and then C5H10O4 is the chemical formula of DNA। यानी कि यहीं पे हमारे पास याद रखेंगे कि एक ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। क्या रिमूव, REMOVE, ओके, रिमूव हो रही है। इट मीन सिंपली वो हमारे पास क्या है, रिमूव हो चुकी है। अब रिमूव होने की वजह से हम उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, अगर बात करें इसकी, तो हमारे पास ये जो है अगर दूसरा डिफरेंस में से देखें, तो हमारे पास ये जो है डबल स्ट्रैंड में मिलता है। किसमें? डबल स्ट्रैंड में मिलता है। अब बेसिकली ये डबल स्ट्रैंड में कैसे, आपने लेटर देखी होगी, जो सीडी वगैरह होती है, आपने वही चीज़ देखी होगी। तो उसमें से वो क्या है, एक डबल, यानी कि उसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और इसकी जो शेप है वो डबल स्ट्रैंड के तौर पे होती है। अगर आरएनए की बात करें, तो आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड में बना हुआ होता है। पहले तो इसकी कंपोजिशन को अगर देखें, तो हमारे पास जो हमारा डीएनए है उसकी कंपोजिशन में तीन चीज़ें आ जाती हैं। कंपोजिशन, अब कॉम्पोजिशन में कितनी, तीन चीजें आ जाती हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहीं पे भी डिस्कस किया हुआ है अभी अभी कि हमारे पास जो फॉस्फेट है, उसके अलावा पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड्स। यही सारी चीजें इस डीएनए में भी मौजूद होंगी। यानी कि जो हमारे पास डीएनए बना हुआ होगा, वो इन इन तीन चीजों से बना हुआ होगा। यानी कि हमारे पास इसमें से फॉस्फेट भी होगा, फॉस्फेट भी मौजूद होगा, और उसके अलावा हमारे पास जो पेंटोज शुगर्स है, पेंटोज शुगर्स भी मौजूद होगी, पेंटोज पेंटोज शुगर, और इसमें से हमारे पास प्लस में नाइट्रोजनियस बेसिस भी मौजूद होंगे। अब बेसिकली अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो आपके लिए डीएनए एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगर आप बात करें इसकी, तो हमारे पास वो कैसे है, तो सबसे पहले हमें पता है कि फॉस्फेट एक ग्रुप होता है, और पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर से बना हुआ है, और उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस भी इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। हमारे पास इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से आ जाती है, डबल स्टैंडर्ड में फॉर्म के होते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, यानी कि ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए है। अगर बात करें हमारे, तो इसमें से हमने कहा कि ये जो हमारे पास है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बेसिकली किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मुख्तलिफ सारे से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होकर हमारे पास डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। अब कह सकते हैं हम यहीं पे कि हमारे पास यहीं पे क्या हो रहे हैं, यहीं पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। यहीं पे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे, और इसके अलावा ये हमारे पास न्यूमरस होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, पोली है। अब ये पोली न्यूक्लियोटाइड्स है, तो उसमें से बहुत सारे से न्यूक्लियोटाइड्स शामिल होंगे। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें से ये तीन चीजें भी, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड शामिल है, तो ये तीन चीजें भी शामिल होंगी। इसकी बात करें तो हमारे पास ये सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास पहले तो पेंटोज शुगर्स को उठा लेते हैं। पेंटोज शुगर्स में एक ऑक्सीजन हो गया, और उसके अलावा ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। यहीं पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और फोर्थ कार्बन, एंड द फिफ्थ वन इज हेयर, एंड देन वी हैव हेयर द नाइट्रोजनस बेसिस। हमने कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस उठाया है, और इसमें से हमारे पास यहीं पे PO4 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। अब अगर न्यूक्लियोटाइड्स बना है, तो सबसे पहले इनमें से क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ये जो है ये डीएनए बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए हुई है। और और इसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास डीएनए है, वो एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। यानी कि हेरिडिटी मटेरियल में से हमें ये पता चल सकता है, पहले तो चीज़ ये क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल। आप लोगों ने काफ़ी टेस्ट के बारे में नाम सुने होंगे, मेडिकल्स के हवाले से आपने डीएनए टेस्ट वगैरह सुने होंगे, यानी कि डीएनए की टेस्ट करवाए हैं, वो चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास वही बताती हैं कि अपना जो करेक्टर है, यानी कि वो जो ऑफ स्प्रिंग वगैरह है, यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास
डीएनए में होती है। यानी कि डीएनए की मदद से हम बहुत सारी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बेसिकली डीएनए है क्या? डीएनए हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है। ओके, यानी कि ये हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल एक तो हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया, केमिकल फार्मूला इसका हो गया, और तो ये और इसकी अगर बात करें हमारे पास तो ये मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ होगा, इसमें से यानी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस भी शामिल होंगे। अब यहीं पे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस भी हैं, और तो ये और आप लोगों ने ये चीज़ भी सुनी होगी, हमारे पास जैसे कार्बन होते हैं, ये हमारे पास एंटी पैरेलल होता है। अब ये एंटी पैरेलल है क्या, ये डिटेली डिस्कस करते हैं। और तो ये और आप लोगों ने दूसरी भी चीज़ सुनी होगी कि हमारे पास ये जो है, एक तो यहीं पे हम कहते हैं कि ये 5 कार्बन है, और यहीं पे हमारे पास 3 कार्बन है, और यहीं पे हमारे पास 3 कार्बन है, और यहीं पे हमारे पास 5 कार्बन है। इसका क्या मकसद है, किस वजह से ये कह रहे हैं, ये भी आप डिटेली सीखते हैं। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डीएनए क्या है, किस तरीके से और कैसे फॉर्म हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब हमने डीएनए की बात की तो डीएनए में हमारे पास जो मॉडल दिया गया था, जो इसने हमें बताया था, वो 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था वाटसन, एक का नाम था वाटसन, और दूसरा जो था हमारे पास वाटसन एंड क्रिक। यानी कि वाटसन एंड क्रिक बोथ साइंटिस्ट टू टेल्स अस अबाउट द डीएनए। इन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने हमें ये बताया कि इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे होती है। यानी कि इन्होंने बहुत सारा वर्क करके हमें डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब ये जो है हमारे पास दो एक साइंटिस्ट हैं, और इसकी बात करें हमारे पास ये जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस का बना हुआ है। बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो 5 किस्म के होते हैं। एक होता है एडिनाइन, थायमीन, साइटोसिन, द फोर्थ वन इज ग्वानिन एंड द फर्स्ट वन इज यूरासिल। यानी कि ये जो 5 है हमारे पास वो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। अब ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं हमारे पास डीएनए में, वो 4 काइंड्स ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास ये जो होते हैं, एक तो एडिनाइन हिस्सा होता है नाइट्रोजीनियस बेसिस में। नाइट्रोजीनियस बेसिस में एडिनाइन होता है। याद रखेंगे कि इनकी जो एडिनाइन की बाइंडिंग होगी वो भी स्पेसिफिक होती है। जैसे ना एंजाइम स्पेसिफिक होता है हर एक सबस्ट्रेट के लिए ना, वैसे ही ये भी हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि एडिनाइन जो है वो याद रखेंगे कि बांड बनाएगा सिर्फ और सिर्फ थायमीन के साथ। यानी कि एडिनाइन थायमीन के साथ बांड बना सकता है, दूसरा किसी से बांड नहीं बना सकता। ऐसा नहीं हो सकता है एडिनाइन जो है वो साइटोसिन से बांड बना ले, यूरासिल बेसिकली इसमें होगा नहीं, तो अगर गाइनिन से बांड बना ले, सिंपल मिसाल के तौर पे वही चीज़ हो सकती है। यानी कि इसमें से ये जो है हमारे पास एडिनाइन जो है स्पेसिफिक होगा। अगर एडिनाइन डीएनए में है तो एडिनाइन थायमीन के साथ होगा, अगर थायमीन है तो थायमीन उलट एडिनाइन के साथ होगा, और ये जो हमारे पास है वही है। और इसके अलावा हमारे पास जो साइटोसिन, अब साइटोसिन जो है हमारे पास वो गाइनिन के साथ बांड होता है। अब बेसिकली जो हमारे पास डीएनए में जो ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो और ये होते हैं, एडिनाइन हो गया, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। बेसिकली ये 4 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इन द डीएनए। अब ये जो है हमारे पास डीएनए में मौजूद होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि डीएनए हमारे पास जो है वो उसमें से कुछ कार्बन होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 5 into 3 कार्बन एंड 3 into 5 होते हैं डबल स्ट्रैंड में, वैसे जाहिर करते हैं। और दूसरी जो हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास डीएनए जो है वो एंटी पैरेलल है। जब हम एंटी पैरेलल कह रहे हैं तो व्हाट वी मीन बाय इट, तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटी पैरेलल होता क्या है। एंटी पैरेलल, द वर्ड इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल से मुराद है कि यानी कि एक हिस्सा जो है हमारे पास वो नॉर्मल होगा और दूसरा हिस्सा जो है वो अपोजिट में होगा, वो एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। तो वो सबसे पहले समझें। यहीं पे हमने ये जो है एक एरो को शो किया हुआ है। अब यहीं पे क्या रहा है कि सिंपल है, एक डीएनए ये हमारे पास नीचे आ रहा है, यानी कि ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल में है, और ये जो है हमारे पास ये जो डाउनवर्ड है, और ये जो है वो इसका अपोजिट में होगा। जब हमारे पास जो सेकंड स्ट्रैंड होगी वो हमारे पास अपोजिट में होगी। अपोजिट मुराद वो जो है वो अपवर्ड जाएगी, ये डाउनवर्ड आ रही है ये नॉर्मली, और ये हमारे पास अपोजिट जो है वो अपवर्ड जा रही है। अब इट मीन दैट हमारे पास ये जो है डाउनवर्ड है और ये जो है हमारे पास अपवर्ड है। अब ये जो है कार्बन की बनी होती है 5 into 3 कार्बन एंड देन 3 into 5 कार्बन। ये अभी अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो डीएनए होते हैं, डीएनए पॉलीमर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होके वो हमारे पास डीएनए बना रहे हैं, इतना तो हम जानते ही हैं। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता है कि यहीं पे ऑक्सीजन होता है, और ये सिंपल ही एक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास ये दूसरे भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके,
दिस इज द सेकंड वन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। एंड इसके अलावा थर्ड भी बना लेते हैं, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली ये काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे डीएनए में मौजूद होंगे। ओके, ये हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में पता है कि नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसेस कोई भी उठा लें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे हम उठा सकते हैं। यहीं पे हमने एडिनाइन उठाया है, यानी कि ये हमारे पास एडिनाइन है। बेसिकली हमें पता है कि ये जो हमारे पास है फॉस्फेट कार्बन है, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ एंड द 5 कार्बन यहाँ पे होती है। ये जो 5 कार्बन होती है, 5 कार्बन के साथ फॉस्फेट भी अटैच होता है, यानी कि ये हमारे पास जो है इसमें से कोई क्या अटैच होगा, PO4 फॉस्फेट अटैच होगा। ओके, तो यहीं पे हमारे पास जो सेकंड है, यहीं पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 कार्बन यहाँ पे होगी। उसके अलावा यहीं पे हमारे पास PO4 भी अटैच होगा। ओके, अब यहीं पे क्या हो रहा है कि यहीं पे अगर नाइट्रोजन बेसिस कोई दूसरा उठा लेते हैं, हमारे पास साइटोसिन हो गया, और यहीं पे हमारे पास थायमीन उठा लेते हैं, थायमीन हो गया। अब ये डिफरेंस हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है, अगर इसकी बात करें तो ये जो है आपस में लिंक होंगे। ये इससे लिंक होगा, ये इसी से लिंक होगा, ये आपस में लिंक होंगे। वो उसमें से एक बार बनेगी, अभी डिस्कस करते हैं वो कौन सी बार बन रही है। तो सबसे पहले यहीं पे हमारे पास जो 3 कार्बन होता है ना, 3 फास्फेट का, यानी कि यहीं पे हमारे पास जो है जो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड का जो 3 है ना, 3 ये हमारे पास 3 जो है, यहीं पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। अब OH ग्रुप बेसिकली क्या करता है, एक अल्कोहलिक एसिड, अल्कोहलिक फॉर्म में काम करता है, यानी कि वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है। अब यहीं पे हमारे पास ये अल्कोहलिक फॉर्म है, और ये जो PO4 होता है ना, वो एसिडिक फॉर्म में होता है। बेसिकली एज वी नो वेरी वेल, जब हमारे पास एसिड्स और अल्कोहल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बांड बन जाती है, जिसे हम स्टर्स बांड के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमने लिपिड में ये डिस्कस की हुई है। यहीं पे क्या बन रही है, एक फास्ट हमारे पास स्टर बांड बन रही है, इस पर स्टर बांड। अब कैसे हो रहा है, ये यहीं पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे एक कंबाइंड फॉर्म में बांड बना लेते हैं। अब यहीं पे स्टर बांड तो बन रही है, पर अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो ये हमारे पास जो फास्फेट है ना, फास्फेट वो 2 बांड बना रहा है। जैसे ये जो हमारे पास 5 कार्बन है, एक तो 5 कार्बन के साथ अटैच है, और दूसरा जो हमारे पास है वो जो फास्फेट है वो OH ग्रुप के साथ भी अटैच है। इसलिए हम जो उसे नाम देते हैं फास्फोडाइस्टर बांड का नाम देते हैं। क्या, फास्फोडाइस्टर बांड, फास्फोडाइस्टर बांड, यानी कि इनमें से जो हम बांड बन रही है वो फास्फोडाइस्टर बांड बन रही है। अब यहीं पे हमारे पास फास्फोडाइस्टर बांड बन गई, वैसे ही सेम ही तरीके से यहीं पे भी हमारे पास ये जो है न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइस्टर बांड के साथ कंबाइन होगा। कैसे, अभी देखते हैं। यहीं पे हमारे पास OH है, यहीं पे OH, यहीं पे 5 नंबर कार्बन, यहीं पे मैं कार्बन नहीं शो कर रहा, वैसे सेम ही कार्बन होंगे। और यहीं पे हमारे पास PO4 होगा, ये PO4 इसके साथ भी अटैच होगा, और यहीं पे भी हमारे पास ये जो है वही हमारे पास फास्फोडाइस्टर बांड बन जाएगी। अब बेसिकली इस तरीके से ही हमारे पास एक जो लाइन है, एक जो स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड पर क्लियर होगी। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, तो यहीं पे कौन सा कार्बन है, यहीं पे जो कार्बन नंबर हो रहा है ना, कार्बन नंबर आपको जाहिर हो रहा होगा, यहीं पे कार्बन नंबर है 5। इट मीन दैट यहीं पे कार्बन नंबर जो है वो 5 है, और यहीं पे कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ 1 2 3 और 4, यहीं पे कौन सा कार्बन हो रहा है, 3 कार्बन हो रहा है। इट मीन दैट ये जो है लाइन वर्क 5 into 3 है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि 5 into 3 इट्स नंबर ऑफ कार्बन शो द कार्बन नंबर, यानी कि हमने वहीं पे कार्बन शो किया हुआ है। अब ये जो स्ट्रैंड है वो 5 into 3 क्या शो कर रही है, कार्बन को शो कर रही है। अब जो दूसरी जो स्ट्रैंड बनेगी ना, वो इसकी अपोजिट होगी, वो क्या करेगी, 3 into 5 हो जाएगी। अब देखिए डिस्कस करते हैं, यानी कि कह रहे हैं कि अपोजिट होगी। व्हाट मीन बाय इट, यानी कि अपोजिट, यानी कि वो इसके मुखालिफ तौर पे होगी। जैसे ये पे न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड है वो इसका अपोजिट में होगा। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के अगर स्ट्रक्चर को देखें, यानी कि ये इसको बिल्कुल उलट ही होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है, बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। हमने फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनाया, एंड देन द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, हेयर द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, हमने जो ये न्यूक्लियोटाइड बनाया है वो हमारे पास सेकंड है, और द थर्ड जो हम बनाएंगे यहीं पे हमारे पास थर्ड न्यूक्लियोटाइड भी ऐसे ही होगा। जी बिल्कुल। अब यहीं पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगर यहीं पे आप लोग देखें कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स अपोजिट में है, यानी कि यहीं पे हमारे पास नॉर्मल थे, तो यहीं पे हमारे पास ये अपोजिट में बने हुए हैं। यहीं पे अगर देखें तो हमारे पास कार्बन कहाँ पे होगी, कार्बन नंबर जो होता है फर्स्ट कार्बन यहाँ पे होती है। Here the first carbon, second, third, fourth and the fifth carbon is here. ओके, यहीं तक हमें क्लियर है। अगर यहाँ पे हमें हमें पता है कि जो हमारे पास
5 कार्बन होती है वहीं पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट अटैच होता है। ये बिल्कुल यहीं पे हमारे पास PO4 अटैच होता है, ये इसके साथ 5 कार्बन के साथ अटैचमेंट बनाता है। और इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन, और यहीं पे हमारे पास 5 कार्बन, और यहीं पे भी हमारे पास फॉस्फेट PO4 अटैच होगा। अगर बात करें यहीं पे हमारे पास 3 इंटू 5 कार्बन कैसे आएगी नंबर में, यहाँ पे अगर शो देखते हैं तो हमारे पास कौन सी कार्बन आ रही है, 1 2 3 कार्बन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कार्बन को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि यहाँ पे कौन सी होगी, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन होगी, यानी कि यही तो हो गया ना, ये जो हमारे पास 3 है ये इंटू 5 है, यानी कि 3 इंटू 5 कार्बन पे हो गया नंबर में। अगर इसकी बात करें कि ये अटैच किस तरीके से होंगे, सेम ही अटैच होंगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 के हमें पता है कि 3 में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ये आपस में बांड बना लेंगे। यहीं पे हमारे पास OH ग्रुप होगा, ये आपस में यहीं पे बांड बना लेंगे। अब ये जो बांड बन रही है आपस में, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रही है, फास्फोडाइस्टर बांड बन रही है। अगर बात करें कि हमारे पास जो है नाइट्रोजनियस बेसेस जो ऊपर हमने लिखे हैं, जैसे कि एडिनाइन हो गया, साइटोसिन हो गया, हमारे पास थर्ड वन इज थायमीन हो गया, तो इनकी जो अटैचमेंट होगी, उसकी जो बांड होगी वो मुख्तलिफ बांड होगी। तो सबसे पहले एडिनाइन हमें पता है कि स्पेसिफिक है, एडिनाइन के साथ थायमीन लगेगा, एडिनाइन के साथ हमारे पास थायमीन लगेगा। नंबर 1 कार्बन पे हमने नाइट्रोजनियस बेसेस थायमीन अटैच कराया है। अब याद रखेंगे कि हमारे पास ये जो एडिनाइन थायमीन है, इनमें जो बांड होगी वो डबल बांड होगी, यानी कि हम इसे इस तरीके से शो कर सकते हैं। इनमें से जो बांड होगी वो हमारे पास डबल बांड होगी, ये हमारे पास डबल बांड है। और हमारे पास साइटोसिन है, बेसिकली साइटोसिन के साथ हमें पता है कि क्या लगेगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन लगेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होगा, ग्वानिन मौजूद होगा। अब साइटोसिन प्लस में ग्वानिन जो है, उसमें से जो बांड बनेगी वो ट्रिपल बांड होगी, यानी क्या हो रहा है, डबल बांड हो रहा है। बेसिकली ये बांड कौन सी है, ये हाइड्रोजन बांड होती है। और यहीं पे हमारे पास जो है साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ जब मिलेगा, तो यहीं पे हमारे पास थर्ड ट्रिपल कार्बन बनाएंगे, यहीं पे था डबल, यहीं पे हमारे पास ट्रिपल कार्बन बन जाएगी। और यहीं पे हमारे पास थायमीन है, थायमीन के साथ एडिनाइन लग जाएगा, अब यहीं पे हमारे पास नंबर 1 कार्बन पे एडिनाइन शामिल होगा। अब ये जो है एडिनाइन होगा, और ये जो हमारे पास थायमीन और एडिनाइन हमारे पास डबल कार्बन डबल बांड बना लेंगे, कौन सी बांड, वही होगी हाइड्रोजन बांड होगी। ओके, ये था हमारे पास कार्बन्स में। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं, और तो इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंटली वो भी समझना जरूरी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बना लूँ, तो हमारे पास डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाती है, यानी कि ये डबल स्ट्रैंड है। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन इंटू 3 कार्बन इंटू 5 कार्बन, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आ रही है। तो यहीं पे हमारे पास ये जो है ना, ये चीजें, ये जो है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसे कह रहे हैं डायामीटर। अब डायामीटर जो इसका होता है वो यहीं पे हमने शो किया है कि 2 नैनोमीटर होता है, यानी कि डायामीटर जो होगा हमारे पास वो 2 नैनोमीटर होगा। अब ये हमारे पास डायामीटर है, यानी कि यहाँ ये एरिया, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक ये जो है डायामीटर है, इसे हम रेडियस भी वगैरह भी कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास है वो कितना लेंथ में होगा, यानी कि डीएनए की अगर लेंथ को, लंबाई को देखा जाए तो वो कितना लंबा हो सकता है, वो जो लंबा हो सकता है वो कितना हो सकता है, 3 इंटू 5 3 इंटू 4 नैनोमीटर हमारे पास वो लंबा हो सकता है, यानी कि हमारे पास 3 इंटू 4 नैनोमीटर्स में होता है। ओके, इसके अलावा ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया जो है हमारे पास, इसमें से जो नाइट्रोजनियस बेसेस जो होते हैं, बेस पेयर्स जो होते हैं, तो 10 बेस पेयर्स मिल जाते हैं, 10 बेस पेयर्स मिल जाते हैं। यानी कि इस एरिया में 10 बेस पेयर्स होंगे, और जो ऊपर एरिया आप देख रहे हैं इसमें से भी 10 बेस पेयर्स मिल जाएंगे, और इसमें से भी 10 बेस पेयर्स मिल जाते हैं, और ये होते हैं बेस पेयर्स में। ओके, ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली आपने जो देखा है, ये जो हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस है और इसके अलावा जो नाइट्रोजनियस बेसिस है, अब डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजनियस बेसिस कितना होता है, वो 0.3 नैनोमीटर होता है। ओके, और ये हमारे पास जो लेटर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, हम कहते हैं कि लेटर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मैं यहीं पे सिंपली ड्रा कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बन रही है। अब ये जो इस तरीके से बन रही है ना लेटर लाइक शेप, और लेटर लाइक शेप कौन बना रहा है, वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं। यहीं पे नाइट्रोजनियस बेसिस है, थायमीन, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनाइन हो गया, और फिर थायमीन हो गया, यानी कि ये जो आपस में नाइट्रोजनियस बेसिस हैं और लेटर लाइक शेप देते हैं डीएनए को। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।